अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। तो भाई बहुत टाइम से जो है वो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो पहला लेक्चर था उसमें थोड़ा सा साउंड का मसला था और मुझे पता था, लेकिन बस ये कि रिकॉर्ड हो गया था। तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि उस लेक्चर को मैं री अपलोड करूं ताकि, और ये सही भी था कि बात यह कि उस पूरी वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड हम लोगों ने टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो अगर वो वीडियो मिस हो जाए या स्टूडेंट को समझ में ना आए तो उनको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैं समझ लो उस लेक्चर को, यानी कि हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था सेकेंड फेज का, उसको मैं री अपलोड कर रहा हूं। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग 3 टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हीट का, दूसरा टॉपिक होगा टेम्परेचर का, जिसमें हम कन्वर्जन भी देखेंगे, टेम्परेचर की उस फॉर्मूले को भी देखेंगे कि किस तरीके से ड्राइव किया जाता है। और तीसरे नंबर पे डेफिनेशन मुझे बतानी है आप लोगों को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की। सो स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। देखो हीट के पहले मैं आपको बताता हूँ क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स। तो वैसे ही आप खुद सोच लो कि जब भी आपके सामने हीट का नाम आता है तो आपके जहन में सबसे पहले क्या चीज आती है? बताओ क्या चीज आती है, सोचो। 99% लोग जो है वो यही सोचेंगे कि हीट से उनके जहन में सबसे पहली जो चीज आती है वो होती है गर्मी। ठीक है ना, सब लोग जैसे हीट का लफ्ज सुनते हैं तो फौरन ऐसा लगता है कि बात हो रही है यहाँ पर गर्मी की। ठीक है, तो जो सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट है अबाउट हीट, वो यही है कि हीट को कंसिडर किया जाता है फील ऑफ वार्मथ, यानी कि अगर कहीं पर हमें गर्मी का एहसास होता है तो उसको कहा जाता है कि यहाँ पर मौजूद है हीट। क्या ऐसा कहना सही है? नहीं, ऐसा कहना सही नहीं है। बात यह है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप किसी बॉडी को टच कर रहे हो और वो आपको ठंडी महसूस हो रही है तो उसके अंदर हीट मौजूद नहीं है, उसके अंदर भी हीट मौजूद होती है। तो हीट का ताल्लुक दरअसल इस टच करने से नहीं है, ये बात आप लोग जहन में बिठा लीजिए। ठीक है ना, ताकि हीट का जो कॉन्सेप्ट है उसको सही कर सको कि सबसे पहले आप लोग दूर भागो इस कॉन्सेप्ट से कि हीट का मतलब होता है कि किसी चीज का गर्म होना। नहीं, किसी चीज का गर्म होना हीट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपने धूप के अंदर जो है ना एक चेयर रख दी और उस चेयर में जो है वो लकड़ी भी मौजूद है और कुछ मेटल भी मौजूद है, और फिर 1 घंटे बाद आप जो है वो उस चेयर को धूप से वापस लेकर आए और आपने टच करके देखा वुड वाले पार्ट को और टच करके देखा मेटल वाले पार्ट को, तो कौन सा वाला पार्ट ज्यादा गर्म महसूस होगा? ऑफ कोर्स मेटल वाला पार्ट जो है वो वुडन पार्ट से ज्यादा गर्म महसूस होगा। लेकिन बात तो यह है कि दोनों रखे हुए थे एक ही जगह पर, एक ही धूप में रखे हुए थे। तो अगर तो फील ऑफ वार्मथ यानी गर्मी का एहसास हीट होता तो यकीनन दोनों बराबर नजर आते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेटल हमें ज्यादा गर्म महसूस हो रहा है तो एक्चुअली उसका ताल्लुक हीट से नहीं है बल्कि थर्मल कंडक्टिविटी से। तो पहला जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था जो कि गलत है वो है फील ऑफ वार्मथ। तो अगर आपके जहन में भी है तो उसे आप बाहर निकाल दीजिए, फील ऑफ वार्मथ हीट नहीं है। ठीक है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कैलोरिक थ्योरी। कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक हीट जो है वो एक फ्लूइड है। ठीक है, कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक हीट जो है वो एक फ्लूइड है और वो ट्रेवल करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता है। अच्छा, ये जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है उसको उन्होंने फ्लूइड कहा। फ्लूइड क्या है? हर बहने वाली चीज को क्या कहा जाता है? फ्लूइड। फ्लूइड जो है वो वर्ड निकला है फ्लो से, तो टू फ्लो उसको फ्लूइड कहा जाता है। तो जितने भी लिक्विड्स हैं, गैसेज हैं, ये फ्लूइड्स कहलाते हैं। तो एक्चुअली कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक ये जो हीट है ये है एक बहने वाला माया। ठीक है ना, एक फ्लूइड है जो कि एक जगह से ट्रेवल करता है दूसरी जगह पर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है तो यहीं पर ही गलत हो गया। बात यह कि हीट कोई फ्लूइड नहीं है। फ्लूइड होता तो मैटर होता, मैटर होता तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता। लेकिन याद रखिए हीट स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, उसका कोई मास नहीं होता। तो ना ही मास है ना ही वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। तो इसका मतलब जो फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट था यानी कि कैलोरिक थ्योरी थी वो भी गलत थी। उसके मुताबिक ये था कि अगर एक कोई हॉटर बॉडी है तो उसके अंदर वो फ्लूइड ज्यादा होता है, जो कोल्डर बॉडी है उसके अंदर वो फ्लूइड कम होता है। दोनों को कॉन्टेक्ट में रख दें तो एक फ्लूइड निकलता है और वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ चला जाता है। बट ये बात सही नहीं है। तो ये जो काउंट रमफर्ड की बात है ना, ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में जंग आजादी चल रही थी। और अगर पुरानी मूवीज कभी हिस्ट्री में देखी हो मूवीज और या फिर किताबों के अंदर पढ़ा हो तो उस वक्त जो है ना ये बुलेट वाली गन्स नहीं होती थी कि बुलेट डाली और गन फायर हो गया, ऐसा नहीं होता था। बल्कि उस वक्त क्या होता था, एक चमड़े की कोई एक पैकेट सा होता था, उसको तोड़ना पड़ता था मुंह से और फिर जो है वो मसाला सा डाला जाता था गन की नोजल के अंदर। ठीक है ना, उसमें बुलेट नहीं डलती थी बल्कि वो मसाला सा गन की नोजल में डलता था। और फिर हर गन के साथ एक रॉड हुआ करती थी, वो रॉड उस नोजल में डाल के गन की ड्रिल किया जाता था, यानी कि पीसा जाता था। तो मसाले को पीसते थे तो नतीजे में देखा जाता था कि जो नोजल है वो गर्म हो गई है। नोजल गर्म होती थी, उसमें से हीट निकलना शुरू हो जाती थी। ऐसा लगता था कि हाँ भाई यहाँ पे जो है ना वो हीट मौजूद है, एक्चुअली मौजूद भी होती थी। तो फिर काउंट रमफर्ड ने क्या कहा? काउंट रमफर्ड ने कहा कि भाई ये जो हीट है एक्चुअली ये रिजल्ट होती है वर्क का।
कि हमने जब वर्क करा, हमने जब पीसा, ड्रिल करा पीसेज ऑफ मेटल को, तो नतीजे हमने क्या देखा, नतीजे हमने ये देखा कि उसके अंदर प्रोड्यूस होने लगी हीट, और अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब हीट इज द रिजल्ट ऑफ वर्क। अच्छा, बात गलत नहीं है, आज भी अगर आप देखो ड्रिल करते हो आप अगर दीवार के अंदर, तो ड्रिल गर्म हो जाता है, ठीक है। हत्ता के अगर एक नेल भी है, कील भी है, उसको आप हैमर करते रहोगे तो आप देखोगे कि बाकायदा उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि वो गर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो प्रोड्यूस हुई है वर्क डन की वजह से। लेकिन बात यह है कि काउंटर कंफर्ट की बात अधूरी थी, ठीक है। हीट सिर्फ रिजल्ट नहीं है वर्क का, बल्कि हीट अपने आप में भी एक चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल की डेफिनेशन की बारी आती है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन, और हम उसी को फॉलो करेंगे। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है विच ट्रांसफर्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी कि फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है? काम करने की सलाहियत है, यानी कि हीट के जरिए काम किया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग ये बात ज़हन में बिठा लीजिए। और क्या काम करते हैं? तो हीट के जरिए जहां पर भी आप इंजन का वर्ड सुनोगे ना, वहां पे दरअसल हीट ही काम कर रही होगी। ये जो इंजन होते हैं क्या करते हैं? फ्यूल डाला जाता है, फ्यूल बर्न होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी हीट की वजह से वो जो इंजन है वो वर्क करता है। वर्क भी कौन सा? फिजिक्स वाला। हरगिज़ जहन में नहीं लेकर आना कि ये जो खाना पकाना है ये हीट के जरिए काम है, नहीं। हम यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल वर्क की, जहां फोर्स अप्लाई होती है और डिस्प्लेसमेंट कवर होती है। बाकी अगर पुरानी वो रेलगाड़ी वगैरह देखी हो तो उसके अंदर भी कोयले वगैरह डाले जाते थे, तो उसकी मदद से जो हीट प्रोड्यूस होती थी उससे ही रेल के इंजन काम किया करते थे। तो रॉबर्ट बॉयल की डेफिनेशन के मुताबिक हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और दूसरी बात यह है कि वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। भाई अगर हमारे पास एक सिस्टम है, आइसोलेट सिस्टम है, उसके अंदर हमने दो जार्स रख दिए, एक में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी है, तो आप देखेंगे क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो गर्म पानी वाला गिलास है वो ठंडा होता रहेगा, और जो ठंडे पानी वाला गिलास है उसका जो पानी है वो गर्म होता रहेगा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हॉटर बॉडी से जो एनर्जी है वो ट्रेवल कर रही है, एनर्जी ट्रेवल कर रही है, फ्लूइड ट्रेवल नहीं कर रहा है, बात ध्यान में रखिए। तो एनर्जी ट्रेवल कर रही है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ एनर्जी ट्रेवल कर रही है। अच्छा, इसके बाद एक और डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, ये माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन कहलाती है कि एक्चुअली मामला क्या है, माइक्रोस्कोपिकली क्या हो रहा होता है मॉलिक्यूल्स के लिहाज से। तो याद रखिए, हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। जो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, दरअसल वो हीट वही जो है वो हीट कहलाती है। यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी जितनी भी एनर्जी है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल है, और बहुत टाइप की एनर्जी है, लेकिन जो भी उनके तमाम मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी मालूम करोगे तो बराबर आती है हीट की। और इसी वजह से मैं कह रहा था कि हीट जो है उसका ताल्लुक आप गर्मी से हरगिज न समझो कि जो चीज गर्म है सिर्फ उसी के पास हीट है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक स्विमिंग पूल है तो उसमें अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। जब अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगी, बट उस स्विमिंग पूल का पानी हमें गर्म महसूस नहीं होता। तो किसी चीज का गर्म महसूस होना या ठंडा महसूस होना हमारा दूसरा टॉपिक है, यानी कि टेम्परेचर। What is temperature? Temperature is the degree of hotness और coldness of a body. किसी बॉडी के गर्म या ठंडे होने का जो मेजर है, जो पैमाइश है, उसको कहा जाता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ये है जिससे हम मेजर करते हैं कि बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। अगर कोई बॉडी हमें गर्म महसूस हो रही है, इट मींस कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और अगर कोई बॉडी हमें ठंडी महसूस हो रही है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम है। और अगर माइक्रोस्कोपिकली इस बात को समझोगे तो बात यह है कि माइक्रोस्कोपिकली जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेट लाइन वाली काइनेटिक एनर्जी होती है, रोटेशनल नहीं, स्ट्रेट लाइन वाली सिर्फ, तो वो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो शो करता है टेम्परेचर को। तो अगर एवरेज ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी गर्म महसूस होगी, लेकिन हरगिज ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा हो, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट जो है ना डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स की तादाद पे, कि मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है। उसके बाद देखते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो याद रखो 3 स्केल्स हैं टेम्परेचर के, जिनके जरिए हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, क्योंकि हमें से इसकी कन्वर्जन की प्रैक्टिस करनी है। सेल्सियस या सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, और केल्विन है। ठीक है, और ये जो स्केल्स हैं इनके अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट और इनके नंबर ऑफ डिवीजन समझोगे तो फिर आप इजीली जो इनके कन्वर्जन के फॉर्मूले हैं उनको भी कैलकुलेट कर पाओगे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। सेल्सियस है जिसे हम सेंटीग्रेड स्केल कहते हैं, फ़ारेनहाइट है, और है केल्विन का स्केल।
ठीक है, हर एक का इंट्रोडक्शन और जो कि मैंने बताया कि हम स्टार्टिंग एंडिंग और नंबर ऑफ डिवीजन्स देखेंगे। सबसे पहले सेल्सियस है या सेंटीग्रेड स्केल है। ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट इसका रखा गया 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी कि ये जो है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग यानी कि जो सेंटीग्रेड स्केल होगा वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से, और बॉइलिंग ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर पे जाके एंड होगा जो कि सेल्सियस के स्केल के अंदर आता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस और एंडिंग पॉइंट मिल गया 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि स्टैंडर्ड बनाया गया। और जो इंटरवल था फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में, उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, यानी कि जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं सेल्सियस में या सेंटीग्रेड स्केल के अंदर वो 100 है, और हर एक पार्ट, हर एक डिवीजन जो है वो 1 सेंटीग्रेड कहलाता है। तो सेल्सियस को सेंटीग्रेड इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सेंटीग्रेड्स होते हैं। सेंटी मतलब के 100 और ग्रेड यानी कि लेवल्स, तो 100 लेवल्स होते हैं, इस वजह से इसको सेंटीग्रेड स्केल कहा जाता है। और फिर जब मेजर किया गया इसी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को, तो देखा गया कि वो आ रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो आ रहा है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। यानी कि सेल्सियस के स्केल में देखा सेम चीज को, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा था। फ़ारेनहाइट में देखा तो वो आ रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में मिल गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर, और ये जो इंटरवल थे उनको डिवाइड किया जाता है 180 इक्वल पार्ट्स के अंदर, यानी कि जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर वो टोटल हैं 180, यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन्स या पार्ट्स कह लो वो 180 हैं। और हर एक पार्ट जो है इस कंडीशन के अंदर कहलाता है, फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर हर एक पार्ट जो है वो कहलाता है 1 फ़ारेनहाइट, हर एक पार्ट, यानी कि 180 पार्ट्स होते हैं फ़ारेनहाइट में। और तीसरा जो स्केल है वो कहलाता है केल्विन स्केल, और केल्विन का जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो सेट किया गया 273 केल्विन पर, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उसको रखा गया 373 केल्विन पे। यानी कि हमें पता लग गया कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल क्या है और एंडिंग पॉइंट ऑफ जो स्टैंडर्ड बनाया गया केल्विन स्केल वो 373 केल्विन है। और जो इंटरवल थे उनको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और हर एक पार्ट जो है वो केल्विन कहलाता है। अब देख लो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, फ़ारेनहाइट का 32 है, और इसका 273 है। इसका एंडिंग पॉइंट 100 है, इसका एंडिंग पॉइंट 212 है, और इसका एंडिंग पॉइंट 373 है। सेल्सियस के अंदर नंबर ऑफ डिवीजन्स 100 रखे गए थे, फ़ारेनहाइट के अंदर नंबर ऑफ डिवीजन्स 180 हैं, और केल्विन के अंदर जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो हैं 100। तो इन्हीं वैल्यूज़ के जरिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जनरल फार्मूला किस तरीके से बनेगा, और एक्चुअली जनरल फार्मूला मालूम कर लो ना तो बाकी फार्मूला ड्राइव करना तो बहुत ही आसान है। ये है वो जनरल फार्मूला। क्या किया गया, टेम्परेचर लिखा सेल्सियस का और माइनस करा उसका स्टार्टिंग पॉइंट। मैं पता है सेल्सियस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0, इक्वल टू फ़ारेनहाइट लिखा तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट 32 होता है तो -32 लिखा। केल्विन का स्टार्टिंग पॉइंट टी के का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, उसको माइनस करा दिया केल्विन के स्टार्टिंग टेम्परेचर से यानी कि 273 से। ठीक है, फिर क्या करा, इन सब को डिवाइड कराया, यानी कि जो पहला था टीसी माइनस उसका स्टार्टिंग पॉइंट और डिवाइड बाय उसकी नंबर ऑफ डिवीजन्स। तो सेल्सियस के अंदर 100 थी नंबर ऑफ डिवीजन्स, फ़ारेनहाइट में 180 नंबर ऑफ डिवीजन्स थी, और केल्विन में थी 100। जैसे ही आपको ये फॉर्मूला मिल गया तो अब आप कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो रिलेशन कोई सी भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान का। जैसे मिसाल के तौर पे अगर सेल्सियस और यानी कि सेंटीग्रेड और केल्विन के दरमियान में निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम फ़ारेनहाइट वाले पार्ट को नहीं लिखेंगे, सिर्फ इन दोनों के दरमियान का रिलेशन चाहिए तो इन दोनों को हम लिख देंगे TC - 0 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे TK - 273 डिवाइड बाई 100। सो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास TC का आंसर आ जाएगा जो कि आ गया TK - 273। यानी कि अगर आपने कभी भी केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो आप क्या कराओगे, जो भी टेम्परेचर होगा केल्विन में उसमें से -273 कराओगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा सेल्सियस में। ठीक है, और इसका रिवर्स कर लो, अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का 273 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा TC + 273, तो अपने आप टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। तो एक्चुअली जो दोनों फॉर्मूले हैं वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो विद दिस जनरल फॉर्मूला। एक और रिलेशन भी निकाल लेते हैं फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के दरमियान में। इस मरतबा हम क्या करेंगे, इस मरतबा हम लोग केल्विन वाले पॉइंट को नोट ही नहीं करेंगे, सिर्फ हम इन दोनों को लिखेंगे TC - 0 डिवाइड बाई 100 और TF - 32 डिवाइड बाई 180। 0 तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी रीअरेंज कर लेते हैं, 100 इस तरफ जाके होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई में आ गया और कैंसिल कराएंगे तो 0 से 0 हो गया कैंसिल, और 2 5 10 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 5,
और 2 9s are 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। सो 5/9 बन जाएगा ये, यहाँ पे आ गया 5/9 और यहाँ पे आ गया TF-32। तो ये जो फॉर्मूला बना है TC इज इक्वल टू 5/9 TF-32 होल जो ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो जो भी टेम्परेचर दिया जाएगा फ़ारेनहाइट में उसको इसमें पुट करेंगे, उसमें से 32 माइनस कराएंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9, तो अपने आप आंसर आ जाएगा सेल्सियस में। और अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो देखो रीअरेंज कर लेते हैं, 9 डिवाइड से जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 9/5 TC और यहाँ पे आ जाएगा TF-32 और ये जो माइनस का 32 है TF की वैल्यू अलग करेंगे तो इस तरफ जाके हो जाएगा प्लस, तो पूरी वैल्यू बन जाएगी 9/5 TC प्लस 32, तो आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। लेकिन इन दोनों फॉर्मूला में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है, यहाँ पर पहले TF में से 32 माइनस होगा क्योंकि ब्रैकेट है और 5/9 दोनों के साथ लिखा है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाय 9 कराएंगे। जबकि ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है इसमें सबसे पहले 9 को TC से मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइड कराएंगे 5 से, और आखिर में जो आंसर आएगा उसमें हम प्लस कराएंगे 32। तो ये बात याद रखनी है, वरना स्टूडेंट इसमें कुछ गलती कर देते हैं जो कि करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर गलती हो जाएगी तो फिर आंसर भी गलत आएगा। तो फाइनल जो मुझे आपको डेफिनेशन बतानी थी वो ये थी कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो याद रखो ऐसी प्रॉपर्टीज, थर्म कहते हैं हीट को, तो थर्मोमेट्रिक यानी कि जो हीट से मेजर हो रही है ऐसा कुछ नाम है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिपेंड करती हैं टेम्परेचर के ऊपर। किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करें उनको कहा जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल लेंथ किसी चीज की डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। तो जितनी भी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पे, जितनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पे वो कहलाती हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। सो दैट्स इट। आई होप अब जो है ये लेक्चर बिल्कुल आप लोगों के काम में आएगा और हीट का कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट बेहतर हो पाएगा। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।